अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक नंबर 91 ऑफ MTS 642 एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का आप सबको आइडिया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका आप सबको होगा। एंगुलर मोमेंटम हम लोग जो रोटेशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसा कि लीनियर मोमेंटम होता है, ऐसी बॉडी जो स्ट्रेट पार्ट पर मूव करती है उसका होता है लीनियर मोमेंटम। उसमें फोर्स होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस होता है। तो कुछ होते हैं बॉडीज़ जो रोटेशनल पाथ पर मूव करती हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव करती हैं, तो उनमें हम यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम ETC। तो एंगुलर मोमेंटम इस किसके इक्वल होता है? RF के। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो हम लिखते हैं RF sin थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इसमें आपको थीटा की वैल्यू गिवन हो सकती है, RF की वैल्यू भी गिवन हो सकती है। ये RF की जगह पर MA की वैल्यू आपको दे सकते हैं। तो आपने किसी भी तरह वो अगर आपसे ये पूछे तो आपने ये वाला फार्मूला लगा के M की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम H इज इक्वल टू R क्रॉस MV। ये होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, जिसमें हम डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? लीनियर मोमेंटम से। MV क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो आपने ये वाले जो 2-3 फार्मूले हैं इनको आपने उस पेज पे लिखना है, इनको अच्छे से याद रखना है। वैल्यूज़ वो खुद से देते हैं या वो आप लोगों से फार्मूला पूछ लेते हैं या वो कुछ वैल्यूज़ दे के आपको एक न्यूमेरिकल से बना देते हैं। ये आपके MCQs में भी आ सकता है और आपके सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास मोमेंट ऑफ मोमेंटम सिस्टम। सिस्टम में मोमेंट ऑफ मोमेंटम की क्या डेफिनेशन होती है? और R क्लास V रो DV, ये हमने कल पढ़ा था। ये जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था उसमें ये था। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अभी ये मैंने बताया था जब रेट ऑफ चेंज का जिक्र होगा वहाँ पर आपने ये डेरिवेटिव का साइन लगाना होता है। d/dt H सिस्टम, d/dt R क्लास V रो DV। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें याद रखने वाली नहीं थी, जो मेन चीज़ है वो ये वाली है और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। ये जितने भी दफ़ा ये वाला फार्मूला हम लोगों ने किया है, आई थिंक 2 से 3 टॉपिक थे जिसमें ये आ चुका है। तो आपने हम करते क्या है, ये देखेंगे मुझे कल वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था हमने कल भी क्या किया था। ये होता है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। ठीक है। इसमें हम इस B को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इस B स्मॉल b को हम चेंज कर देते हैं। तो हमें जो फार्मूला चाहिए होता है, जो इक्वेशन हमें चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, हम वो इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये वाला फार्मूला तो आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद रखना है। ये वाला फार्मूला आप पहले लिखेंगे। यहाँ पे जब आपने ये वाला फार्मूला लिख लिया, अब देखें एंगुलर मोमेंटम में याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम में आपने B को H के साथ चेंज करना है, स्मॉल b को R क्लास V के साथ, यहाँ पर भी स्मॉल b को R क्लास V के साथ आप लोगों ने चेंज करना है। ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देंगे तो अब ये जो फार्मूला बनेगा, ये जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन होगी आपकी एंगुलर मोमेंटम की। अब नीचे आप लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग B इन रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम बाय एंगुलर मोमेंटम H एंड बाय B को किसके साथ चेंज करना है? R क्लास V के साथ। ये किसका था जो हमने कल किया था? वो था लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम में आपने B को आपने MV के साथ चेंज किया था और जो स्मॉल b था उसको आपने V के साथ चेंज किया था। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम में आप लोगों ने क्या करना है? वही फार्मूला लिखना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। B को H के साथ और स्मॉल b को R क्लास V के साथ चेंज कर देंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम का ये देखें ये वाला फार्मूला उन्होंने पहले लिखा। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सबको चेंज कैसे, ये फार्मूला कैसे बना है जब आपने रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम में इस B को चेंज किया और यहाँ पर जो B था उसको आपने चेंज किया तो ये वाला फार्मूला बन गया। नीचे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस उन्होंने लिखा है कि ये जो M होता है ये सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल मूवमेंट होता है, मतलब सारे जितने भी एक्सटर्नल मूवमेंट्स इनको प्लस कर दें। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये होता है नेट फ्लो रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये लिखने का वो नहीं बोलेंगे ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, बस आपने ये वाला इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन कैसे बनी है इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो में तो आपने लिखना है M, इसको RMV एंड RMV, मतलब कि यहाँ पे लिखे हुआ है नेट टार्क एक्टिंग ऑन CV ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में जितना भी टार्क एक्ट करता है वो किसके इक्वल होता है? डिफरेंस बिटवीन आउटगोइंग एंड इनकमिंग एंगुलर मोमेंटम। जो टार्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टार्क जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। जब टार्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम जब ये 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इस तरह लीनियर मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है, इस जैसा लीनियर मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है उसी तरह का टार्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है। ये आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि टार्क किसके इक्वल होता है? आउट गोइंग कितना एंगुलर मोमेंटम बाहर जा रहा है माइनस कितना एंगुलर मोमेंटम अंदर आ रहा है उसके इक्वल। तो ये इसको कहते हैं स्टेडी फ्लो में टार्क
को आपने कैसे डिफाइन करना है, डिफरेंस बिटवीन आउटगोइंग एंगुलर मोमेंटम एंड इनकमिंग एंगुलर मोमेंटम, ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 93। टॉपिक नंबर 93 में आपका फ्लो विद नो एक्सटर्नल मूवमेंट। अगर आप लोग एक्सटर्नल मूवमेंट को ज़ीरो कर दें, यहाँ पे क्या बचेगा, डी एच सिस्टम ओवर डी टी, और कितना वो बाहर जा रहा है और कितने वो एंगुलर मोमेंटम अंदर आ रहा है, ये आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एंगुलर एक्सटर्नल मूवमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखें जब ये ज़ीरो हो जाएगा, आप इसको इस साइड पे ले आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसको तो आपने रखना है पॉजिटिव, तो आप इन दोनों को उठा के राइट साइड पे लेके आएंगे तो आपका ये आउटगोइंग वाला ये नेगेटिव हो जाएगा और ये इनकमिंग वाला पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे आप लिखेंगे विद नो एक्सटर्नल मूवमेंट में, कि जब आप अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मूवमेंट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पहले आप इनकमिंग लिखेंगे फिर आप आउटगोइंग लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंगुलर मोमेंटम फ्लक्सेस, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये सेकंड ने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कांस्टेंट कर दें, देन द फर्स्ट टर्म, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाए तो ये जो फर्स्ट टर्म है डी एच सिस्टम बाई डी टी, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, जीरो नहीं होती, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये किसके इक्वल हो जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि आई अल्फा के इक्वल हो जाती है। तो आप देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, एम मतलब इसको आपके आई अल्फा के इक्वल कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों जब इस साइड पे आएंगे ये इनकमिंग वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये आउटगोइंग वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कांस्टेंट होता है तो आप लोग डी एच सिस्टम बाई डी टी की जगह क्या पुट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे। नीचे ये आपने टी शाफ्ट का आपने मतलब यूलर टर्बाइन इक्वेशन का ये फार्मूला याद रखना है, जो कि है M/2V2 sin अल्फा 2 माइनस R1V1 sin अल्फा 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक ये डब्ल्यू शाफ्ट का फार्मूला भी आप लोग याद रख लें, 2πn टी शाफ्ट, ये जस्ट उन्होंने फार्मूले आपकी बुक्स हैंडआउट्स में लिखे हुए हैं। टी शाफ्ट का फार्मूला, डब्ल्यू शाफ्ट का फार्मूला ये नहीं, लेकिन मुझे इस पर शक है कि वो दे सकते हैं, टी शाफ्ट की आपको वैल्यू दे सकते हैं, तो ये कह सकते हैं डब्ल्यू शाफ्ट को फाइंड आउट करें, या आपको V/R/M की वैल्यू देके आपको टी शाफ्ट और डब्ल्यू शाफ्ट दोनों फाइंड आउट करने का बोल सकते हैं। तो आपने पहले टी शाफ्ट ये वाला फार्मूला लगा के फाइंड आउट करना होगा और डब्ल्यू वाला ये वाला फार्मूला लगा के ये डब्ल्यू शाफ्ट फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट बहुत ईजी टॉपिक आ रहा है आपका डायमेंशन एंड यूनिट। डायमेंशन अब आप सबको पता है क्या होती है, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी क्या फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग डायमेंशन का नेम देते हैं। और यूनिट हम किसको कहते हैं, कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, आपने अगर उसको किसी कोई भी नंबर देना है उसकी डायमेंशन को आके आपने उसको किससे शो करना है तो आप उसको यूनिट कहते हैं। अब ये 7 प्राइमरी डायमेंशन ये आपने 9th क्लास में पढ़े थे, कौन कौन सी होती हैं, मैस, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मैटर। अब आपने ये थोड़े एक एग्जांपल दिया उन्होंने डायमेंशन की, फोर्स किसके इक्वल होता है, MA के। अब मैस की डायमेंशन है, M की डायमेंशन है मैस, और A किसके इक्वल होता है आपको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। मीटर की क्या है, लेंथ होती है, और पर सेकंड स्क्वायर की क्या होगी, टाइम स्क्वायर होगा। सेकंड S का होता है टाइम डायमेंशन और मीटर की होती है लेंथ। बस ये आपके पास आ गई फोर्स की डायमेंशन, और ये आपके MCQs में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डायमेंशन, सिंपल से डायमेंशन वो MCQs में पूछते हैं किसकी डायमेंशन बताएं, इसकी डायमेंशन बताएं। मैस के यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मैस, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट का A, अमाउंट ऑफ लाइट का कैंडेला, अमाउंट ऑफ मैटर का मोल, ये भी आप सबको पता है। नेक्स्ट अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 98-99 डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ये आप लोगों ने स्टार्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत इजी है। अब आपने पहले लिखी बर्नौली इक्वेशन, ये आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, P + 1/2 रो V स्केल प्लस रो जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है आपके पास बर्नौली इक्वेशन। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इसकी होमोजेनिटी को प्रूव करें। होमोजेनिटी का मतलब है कि आपने बताना है कि जितने फर्स्ट में आपने बताना है जितनी भी एडिटिव टर्म है बर्नौली इक्वेशन में, ये जितनी भी टर्म है इनकी डायमेंशन सेम है। ये आपने एक वीडियो में डिस्कस किया था, शॉर्ट में आ जाए तो आप वो कर लीजिएगा, लॉन्ग भी आ जाए तो ये, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो इसके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वरना वो जो हमने किया था जिसमें हमने आप लोगों को याद होगा जूल मीटर पर क्यूब, हमने तीनों का ये आंसर निकाला था, ये भी बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर का देखना है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के।
फोर्स का आपको पता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के। एम का क्या होती है डायमेंशन में एस, ए की क्या होती है लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, एरिया की क्या होगी 1 ओवर लेंथ, मतलब एरिया की क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 ओवर लेंथ स्क्वायर। इसको आप सिंपली करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम ओवर टी स्क्वायर एल। फिर अब 1/2 रो वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, रो की डायमेंशन मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और वी का आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है इसकी, तो लेंथ पर यूनिट टाइम, और ये स्क्वायर है तो इसके साथ ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आएगा एम ओवर टी स्क्वायर एल। नेक्स्ट आपके पास रो जी जेड, रो का मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जी का आपको सबको पता है जी और एक्सेलरेशन की सेम होती है लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, और जेड का भी लेंथ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका एम स्क्वायर टी स्क्वायर एल। अब यहाँ से आप लोगों ने प्रूफ कर दिया जितने भी एडिटिव टर्म है उन सबकी क्या है डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट था आपके पास, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी है जो राइट साइड पे, उसकी क्या डायमेंशन होगी, तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम लॉ ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी एडिटिव टर्म्स थी अगर उनकी डायमेंशन है एम ओवर टी स्क्वायर एल, तो उसके जो राइट साइड पे है तो उसकी भी डायमेंशन भी वही होगी, तो सी की डायमेंशन भी क्या होगी एम ओवर टी स्क्वायर एल। नेक्स्ट आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके लोगों के लिए भी आपके शॉर्ट के लिए भी ये मस्ट आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक न्यू टॉपिक नंबर 100 है नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। अब नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसमें होते हैं नॉन डायमेंशनल टर्म्स। एक इक्वेशन आपके पास होती है उसमें सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। इफ़ नॉन डायमेंशनल टर्म इन इक्वेशन आर ऑफ ऑर्डर यूनिटी, मतलब उनका ऑर्डर भी क्या होता है 1 होता है, देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज। अब इसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं डायमेंशन लेस होती है, उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अगर इसकी आपसे एग्जांपल पूछी जाए तो आपने रीनोर नंबर बताना है, यूलर नंबर बताना है, फ्राउड्स नंबर बताना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जितनी भी है ये नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। और ये नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जितनी भी एडिटिव टर्म होती हैं वो क्या होती हैं डायमेंशन लेस होती हैं, मतलब कि उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास नॉन डायमेंशनल बर्नौली इक्वेशन। अब आपसे ये भी लॉन्ग में आ सकता है कि वो आपसे एक बर्नौली इक्वेशन का आपको बोलेंगे कि उसको 9 डायमेंशनल बनाएं। अब आपने पहले लिखी बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स थे अगर आप उनको डिवाइड करवा दें पी इन्फिनिटी के साथ, वो जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी नॉन डायमेंशनल बर्नौली इक्वेशन। ये कैसे बनी है, उन्होंने यही बात लिखी है कि नॉन डायमेंशनल इक्वेशन फॉर्म कैसे बनी है, जो आपने डिवाइडेड किया एक एडिटिव टर्म प्रेशर को, जिसको आपने यहाँ पे एक पी इन्फिनिटी का नेम दिया। तो आपने जब भी किसी भी इक्वेशन को 9 डायमेंशनल बताना तो आपने उसको किससे डिवाइड करवाना है पी से, और यहाँ पे जैसे हमने पी इन्फिनिटी से डिवाइड करवाया तो आपने ऐसे पी से डिवाइड करवाना है, तो वो जो इक्वेशन है वो नॉन डायमेंशनल बन जाती है। नीचे उन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसका जो हम लोग वेट कंसिडर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 102 डायमेंशनल वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल का आपको पता है कि वेरिएबल क्या होता है, डायमेंशनल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज़ जो कि चेंज हो जाती हैं प्रॉब्लम में, तो उनको हम लोग कहते हैं जैसे कि लेंथ है, टाइम भी चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज हो जाती है, तो ये होती है डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट आपके पास नॉन डायमेंशनल वो होती है जो कि चेंज तो होती हैं लेकिन उनकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब आपने याद रखना है किसकी डायमेंशन होती है, इसमें एक एग्जांपल एंगल ऑफ रोटेशन की भी आ जाती है, डिग्री ऑफ रेडियन की आ जाती है, फ्राउड्स नंबर की आ जाती है, यूलर नंबर की आ जाती है, जितनी भी हैं ये सारे क्या हैं नॉन डायमेंशनल है। तो डायमेंशन लेस वेरिएबल से अगर आपसे पूछा जाए इसकी एग्जांपल तो आप लोगों ने बतानी है एंगल ऑफ रोटेशन मैयर इन एंगल डिग्री या रेडियन। अगर वो डिग्री में मैयर होता है तब भी वो डायमेंशन लेस है, अगर वो रेडियन में मैयर किया जाता है तब भी वो डायमेंशन लेस है। और डायमेंशनल वेरिएबल कौन से होते हैं, जैसे लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, वो जितने भी हमने वो 7 पढ़े थे वो सारे यहाँ पे डायमेंशनल वेरिएबल हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट वो होता है जैसे कि पाई है, जैसा कि ई है, ये इनकी जो वैल्यूज़ है वो ये प्योर कांस्टेंट हैं। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिखा Z इक्वल टू Z पर डब्ल्यू टी माइनस 1/2 GT, यहाँ पे जो 1/2 है ये कांस्टेंट है। तो प्योर कांस्टेंट आपको कोई भी इक्वेशन देके पूछ सकते हैं आपको कांस्टेंट कौन सा है, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक नंबर 103 नॉन डायमेंशनलाइजेशन। नॉन डायमेंशनलाइजेशन कहते हैं कि आपने किसी को भी मतलब आप देखें एक जो आपके पास इक्वेशन है वो है डायमेंशियल, आपने उसको बनाना है नॉन डायमेंशनलाइजेशन, मतलब कि आपने उसको नॉन डायमेंशनल बनाना है तो आप उसको बोलेंगे नॉन डायमेंशनलाइजेशन। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, नॉन डायमेंशनल के बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस होते हैं कि आप किसी भी इक्वेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है कि आपने किसी भी इक्वेशन को अगर नॉन डायमेंशनल बनाना है तो इसको कहते हैं नॉन डायमेंशनलाइजेशन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फ्राउड नंबर का फार्मूला। ये फार्मूला आपसे पूछेंगे, वो आपका वैल्यू देंगे, ये आपका फार्मूला भी पूछ सकते हैं और इससे एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो ये आपने लाजमी इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो W की उन्होंने डायमेंशन हमें बताई है L/T,
क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है मास पर यूनिट टाइम होती है। जेड की भी उन्होंने बताई है कि एल है। जी की आपको पता है ये एक्सेलरेशन वाली होती है L/T²। टी का आपको पता है टी होती है। जेड की आप लोगों ने याद रखनी है, जेड की एल होती है। जहाँ पर भी जेड आएगा इसका मीटर होता है यूनिट, और ये लेंथ इसकी क्या है डायमेंशन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नीचे एक आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि फ्रॉडा नंबर क्या है, रेशो है इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये फ्रॉडा नंबर क्या है, इनर्शियल टू ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो है। अब ये आपने यहाँ पे यही फार्मूला लिखा, d² Z0/dt स्टार का स्क्वायर -1/FR²। अब नॉन डायमेंशन रिजल्ट, जब आप ये डायमेंशन है, जब आपने इसको नॉन डायमेंशन बनाया तो 1 + t स्टार -1/2FR² T0 का स्क्वायर। अब ये अभी हो अच्छी बात है अगर आप इसको भी लिख के याद कर लें, लेकिन इसको तो आपने मस्ट याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास है 104 में उन्होंने कुछ हमें एडवांटेजेस बताए हैं नॉन डायमेंशनलाइजेशन के। फर्स्ट है कि ये आपको डिफरेंट जितने भी की पैरामीटर, जितने भी आपके पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं उस इक्वेशन में, उनका रिलेशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन नॉन डायमेंशनल इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ, जो ओरिजिनल इक्वेशन में जितने पैरामीटर्स होते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखें आपके पास एक इक्वेशन है, आपने उसको नॉन डायमेंशनल कर दिया तो उसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो कम होंगे ओरिजिनल इक्वेशन से। ये तो एडवांटेजेस हैं, हो सकता है वो आपसे पूछ ले, तो आपने इसको याद रखना है कि एक तो ये आपको रिलेशन बताती है की पैरामीटर्स का आइडेंटिफाइड, और सेकंड ये आपको बताती है कि जितने भी नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स होते हैं वो कम होते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से। आ भी सकते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको एक बार देख लें कि राजे तो अपनी वर्डिंग में आप लोग लिख सकें। नेक्स्ट है आपके पास नॉन डायमेंशनल इक्वेशन की 4 डायमेंशनलाइज पैरामीटर। अब देखें वो आपसे पूछ सकते हैं कि 4 एग्जाम्पल्स बताएं नॉन डायमेंशनलाइजेशन की। आप लोगों ने मस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नेम आपने याद रखने हैं, रीनोल्ट, फ्राउड, यूलर एंड स्ट्राहल। ये स्ट्राहल, ये 4 आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो डायमेंशन, जिनको आप लोग नॉन डायमेंशनलाइजेशन के ज़रिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपने मतलब बताना है कि ये है नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो अगर आपसे पूछें कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हैं, आपने बताना रिनोल्ट, फ्राउड, यूलर एंड स्ट्राहल नंबर। तो आपने ये नहीं बतानी है, ये रिलेशनशिप, ये वाला फार्मूला। आप देखें 105 को यहाँ पे मैंने स्किप किया है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे लिखा है 105 में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही मैंने आपको बताया कि ये फ्रॉड नंबर का जो फार्मूला है इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये FR² W0 का स्क्वायर, यहाँ पे देखें इसको हमने ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया GZ0। अब इसमें देखें वो आपको ये वैल्यू देंगे फ्रॉड नंबर की, आपने ये फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू बतानी है। अगर वो आपको W ना दें, W का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, R sin थीटा, R की वैल्यू देंगे, साइन की वैल्यू देंगे, थीटा की वैल्यू देंगे, पहले W0 की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप फ्रॉड नंबर की वैल्यू निकालेंगे। और अगर वो एस्टिमेटेड टाइम का बोले तब आपने ये वाला फार्मूला लगाना, T = T स्टार Z0/W0। तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के जो हमने वीडियो की है। इसमें एक ये है आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट और एक ये है आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट। आपने इनको अच्छे से करना है। बाकी जितनी भी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आपके शॉर्ट में आ सकती हैं, ये आपके शॉर्ट में आ सकती हैं, और एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में। टॉपिक नंबर 91 इसको आप लॉन्ग में लिख लें कि ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बताएंगे, आपने इसमें एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनानी होगी। पहले आप ये लिखेंगे नॉट ट्रांसपोर्ट थ्योरम की इक्वेशन, ये कुछ चेंजेस करेंगे, ये वाली तो आपने ये बनानी है कि ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 91। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है टॉपिक नंबर 98, 99, जिसमें आप लोगों ने बर्नौली इक्वेशन को ये बताना था कि ये सेम डायमेंशंस की हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 105। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।